नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में बदलाव के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को आवास ऋण उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 417वें प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष और महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज शिक्षक पर्व सम्मेलन में उन्होंने बदलते युग में शिक्षकों को नई प्रणालियां और तकनीक तेजी से सीखने पर बल दिया। भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को तैयार करना है और संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दृश्य श्रव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोष और ऑडियो पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा भी जारी की। निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू किया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये पोर्टल शिक्षा क्षेत्र के स्वयंसेवकों, दानदाताओं और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत योगदान करने वालों की सुविधा बढ़ाएगा। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए देश अपने टीचर्स को बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। निष्ठा 3.0 इस दिशा में अगला कदम है। हमारे टीचर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग और क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो वो भविष्य के लिए युवाओं को और सहजता से गढ़ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में बड़ी भूमिका निभाएगी। शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर यानी NDR की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे UPI इंटरफेस ने बैंकिंग सेक्टर को रिवर्सलाइज कर दिया है, वैसे ही NDR सभी एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच एक सुपर कनेक्ट का काम करेगा। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एडमिशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था हो या एकेडमिक क्रेडिट बैंक और छात्रों की स्किल्स का रिकॉर्ड, सब कुछ NDR के जरिए आसानी से उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई विभिन्न तकनीकों और पहल से शिक्षा क्षेत्र का भविष्य उन्नत होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बदलाव के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने पिछले 7 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों का उल्लेख करते हुए माई गॉव इंडिया का एक ट्वीट साझा किया। इसमें कहा गया है कि 2013 की तुलना में 2020 में बच्चों के लिए आधारभूत ढांचे का काफी विकास हुआ। 90% स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा प्रदान की गई, जबकि 2013 में ये सुविधा केवल 36% स्कूलों में ही उपलब्ध थी। बालिका शौचालय के मामले में 2020 में 97% स्कूलों को कवर किया गया। 2013 में यह सुविधा 89% स्कूलों में ही उपलब्ध थी। 82% स्कूलों में चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 2013 में केवल 61% स्कूलों में ही उपलब्ध थी। भारत में 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर आज एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इनमें से 10 करोड़ से अधिक टीके केवल पिछले 13 दिन में लगाए गए हैं। श्री मांडविया ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। 42,000 से अधिक कल मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% है। कल लगभग 32,000 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक 53 करोड़ 31 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। कल 290 मरीजों की मृत्यु हुई है। अब तक 4,41,000 से अधिक मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एक जन आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए सभी पक्षों की मदद लेनी चाहिए। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने बुद्धिजीवियों, कलाकारों और खिलाड़ियों से लोगों के बीच मिथकों को मिटाने का आह्वान किया। श्री नायडू ने स्वर्ण भारती न्यास के अंतर्गत आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 कोविड टीकाकरण केंद्रों का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से आगामी गणेश उत्सव के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और भीड़-भाड़ से बचने की अपील की है। केरल का उदाहरण देते हुए जहां ओणम के बाद कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, श्री टोपे ने कहा कि अधिक भीड़-भाड़ और नियमों में लापरवाही बरतने से संक्रमण फैल सकता है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को त्योहार मनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 10 दिन का गणेश उत्सव 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि निपाह वायरस के 10 संदिग्ध लोगों के जांच नमूनों में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। सुश्री जॉर्ज ने कोझिकोड में कहा कि यह खबर राहत देने वाली है। निपाह वायरस की जांच के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में 8 और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई प्रयोगशाला में 2 नमूनों की जांच की गई थी। इन जांच नमूनों में उस लड़के के अभिभावकों के नमूने भी शामिल थे जिसकी रविवार को संक्रमण से मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल के लिए रक्षा खरीद के लिए सशस्त्र बल वित्तीय शक्ति प्रतिनिधि मंडल को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य फील्ड कमांडर अधीनस्थ स्तर पर सेना की तत्काल संचालन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा युद्ध संबंधित उपकरण और अन्य सामग्री की खरीद के लिए अधिकार देना है। इसके अंतर्गत सक्षम वित्तीय प्राधिकरण की शक्ति में 2 गुनी वृद्धि की गई है। 500 करोड़ रुपए तक की खरीदारी की सीमा के साथ इन सेवाओं के उप प्रमुख की वित्तीय शक्तियों में 10% की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए ये सरकार का बड़ा फैसला है। उन्होंने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नीतियों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था हर तरह से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाई जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने को कहा है ताकि ऐसे छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हो सके जिनके पास गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। कृषि मंत्रालय की पहलों और योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दूसरे दिन आज श्री तोमर ने कहा कि आधारभूत निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है। डिजिटल कृषि मिशन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का डेटाबेस बड़ी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ 50 लाख किसानों का डेटाबेस तैयार है। इसी के आधार पर नीति निर्माण और स्मार्ट खेती की शुरूआत की जा सकेगी। श्री तोमर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में
ताड़ के तेल के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी आएगी, जिससे खाद्य तेलों का आयात कम होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के भविष्य को बदलने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। कृषि निर्यात पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 103 जिलों में से 106 उत्पादों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने आज असम, गुजरात और कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण की 5 परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं से किसानों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 124 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री पारस ने कहा कि इन परियोजनाओं से 7,600 से अधिक किसानों को लाभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में बदलाव के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को आवास ऋण उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 417वें प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी है और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष और महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वें ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग। भारत ने अपनी अध्यक्षता में 4 प्राथमिकता के क्षेत्रों बहुस्तरीय प्रणाली का सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग तथा सदस्य देशों के बीच लोगों का संपर्क बढ़ाने का उल्लेख किया है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच लोगों से लोगों और सरकार से सरकार के बीच संपर्क दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की महत्वपूर्ण कड़ी है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के बारे में श्री ठाकुर ने कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जीवनी पर बनाई जा रही फिल्म का लगभग 75% हिस्सा बन चुका है।
भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी ऐतिहासिक रहे हैं। जनता के बीच में हो या सरकारों के बीच में हो, मोदी जी की सरकार में इन रिश्तों को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। ये वर्ष भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक और भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, वहीं पर बांग्लादेश के भी अस्तित्व में आने के 50 वर्ष हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ही बात करूं तो बोंगा बंधु पिक्चर जो बना रहे हैं बायोपिक हम, उसको भी लगभग कंप्लीट होने की तर्ज पर है और उसमें कुछ शूटिंग जो बांग्लादेश में होनी है, तो इसकी शूटिंग भी पूरी करके इसको प्रयास करेंगे कि मार्च महीने में रिलीज भी कर पाएं। श्री ठाकुर ने आज दिल्ली में बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों ने प्रसारण और मनोरंजन के क्षेत्र में परस्पर संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ममता बनर्जी को भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने से रोकने का आग्रह किया है। राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रूपये के अनुदान की ममता बनर्जी सरकार की घोषणा के खिलाफ भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने इसे आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन बताया है, क्योंकि राज्य में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 30 सितंबर को कराया जाना है, जिसमें ममता बनर्जी भी उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समीप आने के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जनता से संपर्क बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए दलित ब्राह्मण समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया। एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के अंतर्गत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या जिले का दौरा किया और एक जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी उत्तर प्रदेश की 3 दिन की यात्रा पर हैं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव आज मैनपुरी में थे। हरियाणा के करनाल जिले में आज पंजाब, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसानों ने अनाज मंडी में बड़ी संख्या में एकत्र होकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विरोध प्रदर्शन किया। करनाल प्रशासन ने किसानों और पुलिस के बीच झड़पों से बचने के लिए आज शाम मिनी सचिवालय में किसान नेताओं से 3 दौर की बातचीत की। राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और योगेंद्र यादव सहित अन्य किसान नेता प्रशासन के साथ बातचीत में शामिल हुए। किसान 28 अगस्त को करनाल में भीड़ पर बल प्रयोग के आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को एक समुदाय विशेष के बारे में कथित अपमानजनक और भड़काऊ बयान देने के मामले में गिरफ्तार किया है। रायपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि 86 वर्षीय नंद कुमार बघेल को दिल्ली से लाकर रायपुर में गिरफ्तार किया गया। उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और उसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। महात्मा गांधी लंदन में 7 सितंबर 1931 को
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत के भावी संविधान पर ब्रिटेन में चर्चा का आधार बनी। ये विचार विमर्श 3 सम्मेलनों में कई बैठकों के दौरान हुआ। इन सम्मेलनों को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ, जिसमें सभी भारतीय प्रांतों से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए। सम्मेलन असफल रहा और संविधान या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। विचार विमर्श के हिसाब से ये छोटा सम्मेलन था और ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं था। इसमें न तो कांग्रेस शामिल हुई और न ब्रिटिश लेबर पार्टी। गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 लेकर आई, जिससे भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई। आज प्रसिद्ध लेखक और स्वाधीनता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी की पुण्यतिथि भी है। रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे। बेनीपुरी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अग्रणी मशाल थे। उन्होंने बिहार की प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। फैजपुर में 1937 में कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में बेनीपुरी ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया। हजारीबाग जेल में कारावास के दौरान उन्होंने जातिवाद के विरोध में जनेऊ तोड़ो अभियान शुरू किया। बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी भी थे। उनकी सहायता से ही जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भागने में कामयाब हुए। रामवृक्ष बेनीपुरी महान लेखक भी थे। उनका पहला लेख 1916 में कानपुर के प्रताप अखबार में प्रकाशित हुआ था। वे तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल और बालक जैसे अखबारों के संपादक भी रहे, लेकिन 1929 में युवक के प्रकाशन ने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया। बेनीपुरी ने हजारीबाग केंद्रीय जेल में कैद के दौरान अम्बपाली पुस्तक लिखी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान लेखक और समाज सुधारक रामवृक्ष बेनीपुरी को सदैव याद किया जाता रहेगा। आज इला भट्ट का भी जन्मदिन है। उनका जन्म 1933 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। किशोरावस्था में वो स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित हुई, जो उस समय चरम पर था। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इला ने भी अहिंसा और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना। उन्हें जेंटल रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे हिंसा के बिना ही महिलाओं से जुड़े मुद्दे मुखर होकर उठाती थीं। इला भट्ट ने 1972 में भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की। इला को 1977 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रामोन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इला 1986 से 1989 तक संसद की सदस्य भी रहीं। इला भट्ट द एल्डर्स समूह से भी जुड़ी रहीं। ये शांति, न्याय और मानवाधिकारों के लिए मिलकर काम करने वाले वैश्विक नेताओं का समूह है। इला बाल विवाह की समस्या सहित महिलाओं और लड़कियों के लिए बराबरी की पहल करने के लिए विशेष रूप से याद की जाती हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में आजीवन उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित रेडक्लिफ मेडल और इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2011 से भी सम्मानित किया गया। It was my childhood, my growing up in Toto that has become more impressive to me. I have been influenced by the freedom movement. आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। 650 शाखाओं में अपने मजबूत और व्यापक नेटवर्क तथा 1,36,000 से अधिक बैंकिंग केंद्रों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को आवास ऋण उपलब्ध कराएंगी। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए 261 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मध्य रेलवे 201, पश्चिम रेलवे 42 और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 18 गणपति स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 417वें प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब में अमृतसर के गुरुद्वारा रामसर साहिब से श्री हरमिंदर साहिब तक नगर कीर्तन निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के महान सिद्धांत करुणा, न्याय और समानता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पुरुष वर्ग के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रूस के डैनियल मेदवेदेव और नीदरलैंड्स के जेन्स कल्प आमने सामने होंगे, जबकि महिला सिंगल्स में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना का मुकाबला कनाडा की फर्नांडीज से होगा। क्वार्टर फाइनल के अन्य मुकाबले कल खेले जाएंगे। इस बीच रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोडिग को पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल देने के विरोध में आज काबुल में सैकड़ों अफगान नागरिक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई। प्रदर्शन को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। कोविड महामारी की वजह से देश में नेत्रदान करने वालों की संख्या काफी घट गई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नेत्र विज्ञान विभाग की डॉक्टर नम्रता शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड महामारी के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या घट गई है और इसके साथ ही कॉर्निया प्रत्यारोपण के मामले में भी कमी आई है। सुश्री शर्मा ने लोगों से नेत्रदान के लिए आगे आने का आग्रह किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बदलाव के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को आवास ऋण उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वें ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 417वें प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।